कभी एक प्रोवर्ब सुना करता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। शायद आपने भी सुना होगा। इस चार शब्द के प्रोवर्ब का मतलब बड़ा ही सिंपल है कि बलवान की ही जीत होती है। लेकिन अब एक नई प्रोवर्ब आई है, जितनी आबादी उतना हक। और शायद आपने इसे भी सुना होगा। ये प्रोवर्ब है राहुल गांधी जी के, जिसके लिए राहुल गांधी कास्ट सेंसस करवाना चाहते हैं और इसे पब्लिक करना चाहते हैं। अब ये जो चार शब्द के लाइन है ना, ये सुनने में तो बड़ा ही सिंपल लग रहा है, बट ये उतना है नहीं। क्योंकि पिछले 143 सालों से भारतीयों को इसी कास्ट सेंसस पर मिसगाइड किया जा रहा है और हम भारतीय हो भी रहे हैं। इस चार शब्द के लाइन में चार सवाल हैं। तीन के तो आंसर मैंने ढूंढे हैं, बट चौथे का आंसर आपको बताना है, जिसे मैं वीडियो के लास्ट में पूछने वाला हूं। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको भी उसका आंसर पता नहीं होगा। वीडियो पूरी डिटेल में होगी, सो एक्चुअल चीजें आपके सामने होंगी, जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब चूंकि राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक देने की बात कही है, सो पहला सवाल यही बनता है कि आखिर राहुल गांधी मींस कांग्रेस पार्टी एक्चुअली में कास्ट सेंसस क्यों कराना चाहती है और क्या इससे रियली में उस कास्ट को फायदा होगा। पूरी वीडियो को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। देखिए, भारत में हर 10 साल में एक बार सेंसस की जाती है। भारत में जनगणना की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान साल 1872 में हुई थी और इंडिपेंडेंस के बाद 1951 से 2021 तक 7 बार और भारत में टोटल 15 टाइम्स सेंसस की जा चुकी है। जनगणना में माइनॉरिटी, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की सेंसस की जाती है, बट दूसरे जो अदर कास्ट हैं उनकी गिनती नहीं होती है। जातिगत जनगणना का अर्थ है भारत की जनसंख्या का कास्ट वाइज कैलकुलेशन, यानी कि जनगणना के दौरान जाति के आधार पर सभी लोगों की गिनती की जाए। इससे देश में कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं, इसकी जानकारी का आंकड़ा पता चलता है। देखिए, आजादी से पहले तक जितने भी सेंसस हुए हैं वो कास्ट वाइज सेंसस ही थे। 1872 से 1931 तक भारत में जितनी भी जनगणना हुई है उसमें लोगों के साथ सभी जातियों की कैलकुलेशन भी हुई है। साल 1941 के सेंसस में कास्ट वाइज डेटा जरूर जुटाया गया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वजह से उसे पब्लिक नहीं किया गया। इसके बाद अगला सेंसस होता, उससे पहले ही देश आजाद हो चुका था। इस तरह देश की लास्ट सेंसस के आंकड़े 1931 के ही मिलते हैं। आजादी के साथ ही देश दो हिस्सों में धर्म के बेस पर बट गया। ऐसे में सामाजिक तौर पर देश में किसी का बंटवारा न हो सके, इसके लिए अंग्रेजों की सेंसस पॉलिसी को चेंज किया गया और 1950 में संविधान लागू होने के बाद पहली बार 1951 में सेंसस हुआ, जिसमें सिर्फ माइनॉरिटी और SC/ST के लोगों की गिनती की गई। उस समय जातियों की गिनती के डिमांड को कांग्रेस ने यह बोलते हुए रिजेक्ट कर दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की कास्ट सेंसस पॉलिसी समाज को तोड़ने वाली पॉलिसी है। कास्ट सेंसस पर संसद में पहली बार इनफॉर्मल डिस्कशन 1951 में हुई। इस डिस्कशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद ने विरोध किया था और इसीलिए 1951 की सेंसस में जातियों की गिनती नहीं हो सकी। इसके बाद बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन की मांग उठी तो नेहरू ने 1953 में काका कालेलकर कमीशन बनाया। कालेलकर कमीशन ने 1931 की सेंसस को बेस मानकर बैकवर्ड क्लास का हिसाब लगाया और बाद में उसी पैटर्न को नेहरू के बाद इंदिरा गांधी ने भी अपनाया। 1978 में मोरारजी देसाई की लीडरशिप वाली जनता पार्टी सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक बैकवर्ड कमीशन बनाया। साल 1980 के दिसंबर तक जब मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, तब तक जनता पार्टी की सरकार जा चुकी थी। उसके बाद इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1981 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, तब बीपी मंडल की कास्ट सेंसस की डिमांड को तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने रिजेक्ट कर दी। राजीव गांधी के टर्म में सेंसस हो ही नहीं सकी। साल 1991, 2001 और 2011 में जनगणना हुई है, लेकिन यह कास्ट सेंसस नहीं थी। लेकिन 2011 की जनगणना के साथ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जरूर किया गया था, लेकिन उसे पब्लिक नहीं किया गया। इस तरह से जनगणना में जुटाए गए आंकड़े एज इट इज पड़े हैं, जिसे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री मोदी से रिपोर्ट को पब्लिक करने की मांग कर रहे हैं। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए। अगर सबको देश की प्रगति में शामिल करना है
तो ये तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। साल 1990 में बीपी सिंह गवर्नमेंट ने मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जॉब के सभी लेवल पर 27% रिजर्वेशन मिलने लगा। बीपी सिंह के इस फैसले के बाद बवाल हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इसके बाद बारी थी साल 1992 में दिए गए इंदिरा साहनी के ऐतिहासिक फैसले की, जिसमें ओबीसी के रिजर्वेशन को सही माना गया, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 50% फिक्स कर दी गई। वहीं साल 2006 में यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर अर्जुन सिंह ने मंडल आयोग की एक दूसरी सिफारिश को लागू कर दिया, जिसमें सरकारी नौकरियों की तरह ही गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज में भी बैकवर्ड क्लास को आरक्षण दिए जाने पर मुहर लग गई। भारत में ओबीसी का पॉपुलेशन कितना परसेंट है, इसका कोई प्रॉपर एविडेंस फिलहाल नहीं है, लेकिन ओबीसी अपने रिजर्वेशन के दायरे को बढ़ाने की मांग करता रहा है। अब मंडल कमीशन के बाद पॉलिटिकली सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस का पॉलिटिकल ग्राफ इसके बाद तेजी से नीचे गिरा और पार्टी अभी तक उबर भी नहीं सकी है। कांग्रेस की पॉलिटिकल लैंड पर पहले जो कास्ट बेस्ड रीजनल पार्टीज थी उन्होंने कब्जा जमाया, तो उसके बाद जो बचा खुचा पॉलिटिकल बेस था उसे बीजेपी ने अपने नाम कर लिया। ऐसे में कांग्रेस कास्ट सेंसस की मांग कर अपनी खोई हुई पॉलिटिकल पावर को दोबारा से हासिल करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी हिंदुओं को जाति में बांटकर एड्रेस करते हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, आदिवासी, लेकिन जब बात आती है बाकी मजहब के लोगों की तो उनके जाति के नाम अलग अलग नहीं लेते। अब अगर देखें तो राहुल गांधी हिंदुओं की जातिगत जनगणना कराकर सबको अलग अलग करना चाहते हैं, बट जैसे ही बात आती है मुसलमानों की तो उनको बस मुसलमान कहकर ही संबोधित किया जाता है। बट ऐसा क्यों किया जाता है, इसे थोड़ा समझते हैं। भाजपा के लिए कहा जाता है कि वो हिंदुओं की पार्टी है और इसका वोट बैंक हिंदू है। वो हिंदुत्व की बात करती है, मंदिर की बात करती है, इसीलिए वो हिंदुओं का वोट हासिल करने में कामयाब रहती है और वो जीत जाती है, क्योंकि देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं। अब राहुल गांधी हिंदू का नाम न लेकर उसकी जातियों की बात क्यों करते हैं, इसे इस डेटा से समझा जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 79.8% हिंदू हैं, यानी कि लगभग 80%, और 14.2% मुसलमान हैं। अब अगर मुसलमानों को एक रखकर हिंदुओं का वोट लेना है तो हिंदुओं को तोड़ना पड़ेगा और हिंदू टूटेगा जाति के नाम पर। तब उसे कभी ओबीसी, कभी एससी तो कभी एसटी के नाम पर एड्रेस किया जाता है और उसकी आबादी का जिक्र किया जाता है, लेकिन मुसलमान को जाति के नाम पर नहीं बांटा जाता, क्योंकि उनका वोट एक मुश्त चाहिए होता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 के अकॉर्डिंग हिंदुओं में 44% ओबीसी है, 23% एससी है और 10% एसटी है, यानी कुल मिलाकर होते हैं 77%। यानी हिंदुओं का 70% मुसलमान वोट बैंक से मिला दिया जाए तो चुनाव आसानी से जीता जा सकता है। राहुल गांधी अगर जाति की राजनीति में इतने आक्रामक हैं तो उसके पीछे यही लॉजिक काम करता है। हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटो, इथनिक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करो, आरक्षण की राजनीति करो, ताकि हिंदू कभी ओबीसी तो कभी एससी के नाम पर वोट करे, जिसका सीधा फायदा उनको मिले। लेकिन मुसलमानों के मामले में या किसी अदर रिलीजन के मामले में जाति का कार्ड नहीं खेला जाता है, वहां सिर्फ धर्म का ही नाम लिया जाता है ताकि वह वोट बट न जाए। वैसे आपको पता ही है कि मुसलमानों की वोटिंग टैक्टिकल होती है, वो एक ही जगह वोट देते हैं। अब जिन लोगों को पता नहीं है वो तो यही कहेंगे कि भाई मुसलमानों के अंदर जाति होती ही नहीं, तो जाति के नाम पर उनके मामले में पॉलिटिक्स कैसे होगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुसलमान समाज भी जातियों में बटा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी भूल कर भी उनका जिक्र नहीं करते। भारतीय मुसलमान मेनली 3 जाति ग्रुप में बटा हुआ है, जिन्हें अशराफ, अजलाफ और अर्जाल कहा जाता है, जिसके अंदर अलग अलग जातियां शामिल है। हिंदुओं में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं, वैसे ही अशराफ, अजलाफ और अर्जाल को एड्रेस किया जाता है। भारत के टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन में अपर कास्ट मुस्लिम की हिस्सेदारी करीब 15% की है, जबकि बाकी पिछड़े, दलित और आदिवासी मुसलमान हैं। 1990 के दशक में कई सोशल मूवमेंट्स हुए जिन्होंने मुस्लिम समाज में कास्टिज्म को खत्म करने के लिए आवाज उठाई, जिसमें डॉक्टर एजाज अली का अखिल भारतीय पिछड़ा मुस्लिम मोर्चा, बिहार से अली अनवर का अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम महाज और महाराष्ट्र से सबीर अंसारी का अखिल भारतीय मुस्लिम ओबीसी संगठन शामिल है। 2 किताबें, अली अनवर की मसावत की जंग
2001 में पब्लिश हुई और मसूद आलम फलाही की हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान 2007 में पब्लिश हुई, जो मुस्लिम समाज में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपोज करने में स्पेशली हेल्पफुल रही है। इस तरह के बुक्स मुस्लिम समाज में प्रचलित कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की कई फॉर्म को शो करती है, जैसे कास्ट बेस्ड इंडोगेमी, सोशल डिस्टेंस का पालन, सबऑर्डिनेट कास्ट के मुसलमानों का मजाक उड़ाना, अलग कब्रिस्तान का होना, कुछ एरियाज में नमाज के टाइम लोअर कास्ट के मुस्लिम को पीछे की लाइन में खड़े होने के लिए मजबूर करने की प्रथा और दलित मुसलमानों के खिलाफ अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करना। ऐसे ही टाइप्स के बुक्स का रिजल्ट है कि पिछड़े, दलित और आदिवासी मुस्लिम समुदाय अब पसमानदा की पहचान के तहत संगठित हो रहे हैं, जो पीछे छूट गए हैं, जिसमें कुंजरे, जुलाहे, धुनिया, कसाई, इस तरह के बहुत सारी जातियां हैं जिनके लिए कभी भी राहुल गांधी आवाज नहीं उठाते। पत्रकारों की जाति पूछते हैं राहुल गांधी, रैली में जाति पूछते हैं, पूंजीपतियों की जाति पूछते हैं। एक ऐसा पोलराइजेशन यूज करते नजर आए हैं जैसे जनरल कास्ट का कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मी है, पूंजीपति है, वह लुटेरा है और बाकी जातियों का हक मारकर बैठा हुआ है। जहां तक मैं समझता हूं, यह समाज में टकराव की नींव है जो आगे चलकर बड़ा रूप ले सकती है, क्योंकि एक समुदाय को दूसरे समुदाय के नजर में दुश्मन बना दिया जाए तो हालात कैसे होंगे उन्हें अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो यह पहला तरीका हो सकता है सत्ता में पहुंचने का जो राहुल गांधी ने अपनाया है। अब ये जाति कार्ड का दूसरा मतलब भी हो सकता है तख्ता पलट, यानी कि भीड़ जाकर पीएम आवास पर या संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर दे और उस पर कब्जा कर ले तो सरकार को उखाड़कर फेंका जा सकता है, जैसे कि रिसेंटली बांग्लादेश में हुआ है। अब अगर हम देखें तो भारत के तमाम पड़ोसी देशों में इनस्टेबिलिटी है, सिर्फ भारत में पीसफुल चुनाव और सरकार चल रही है, लेकिन बाकी देशों में कुछ न कुछ हो रहा है। अब आप सोचो कि अगर आपके घर के आसपास वाले घर जल रहे हों और कोई एक चिंगारी आपके घर पर भी फेंक दे तो क्या होगा। और इसीलिए विदेशी ताकतों के निशाने पर भारत है और जॉर्ज सोरोस जैसे लोग भारत की सरकार को हिलाने के लिए बेशुमार पैसा बहा रहा है। देखिए, किसी भी देश की सरकार को गिराने का दूसरा तरीका है वहां गृह युद्ध की कंडीशन पैदा कर दो, जनता को आपस में लड़ा दो। कहीं जनता गरीबी अमीरी के नाम पर लड़ती है तो कहीं धर्म के नाम पर, तो कभी जाति के नाम पर। भारत के अंदर ऐसे शार्प पोलराइजेशन यूं ही पैदा नहीं किया जा रहे हैं। आप इस बात को समझिए। बार बार जाति का सवाल, पूंजीपतियों का सवाल, इन सब बहसों को ऊपर तक जोड़कर देखेंगे तो आपको इमेज क्लियर नजर आएगी। अब जनता बैठे बिठाए तो पीएम आवास पर हमला करेगी नहीं, संस्थाओं पर कब्जा करेगी नहीं, तो प्रधानमंत्री को विलेन बनाओ, उसको कैपिटलिस्ट का हितैषी दिखाओ, धना सेठों का दोस्त बताओ, फिर उसके खिलाफ और नफरत पैदा करने के लिए उसका तमाशा बनाओ। यह टूल किट अमेरिका से लेकर बांग्लादेश और बांग्लादेश से लेकर भारत तक एक ही काम कर रही है। शेख हसीना को भी तानाशाह बताया गया, अमेरिका में भी तानाशाह का डर दिखाया जा रहा है और भारत में भी 2024 का चुनाव इस बहस में ही निकल गया कि मोदी तानाशाह है। ये लोग यही चाहते हैं कि तानाशाह कहकर वहां की जनता को भड़काकर और भीड़ द्वारा किसी काम को क्रांति बताकर जस्टिफाई करो, और ये सब एक स्पेशल थिंकिंग के साथ किया जाता है। यानी चुनाव में अगर न जीत सको तो सरकार को जबरन उखाड़ फेंकने का ग्राउंड तैयार करो। भारत में रिसेंट ईयर्स के मूवमेंट को गौर से देखेंगे तो उसमें छुपा हुआ मैसेज आपको क्लियर नजर आएगा और राहुल गांधी का पूरा नैरेटिव समझ में आ जाएगा। वह जाति और आबादी का कार्ड खुलकर खेल रहे हैं और वह मोदी को तानाशाह कह रहे हैं। इस सरकार को उखाड़ फेंकने की तरकीब भी जानते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं। अडानी सरकार चल रही है, आपकी बातचीत का लब्बुल लुआब था। तो लोकतांत्रिक देश में आप एक वोटिंग के जरिए सरकारें बदल सकते हैं, तो मोदी सरकार तो आप बदल सकते हैं, लेकिन अडानी सरकार कैसे बदलेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। आइडियाज है मेरे पास। नहीं तो कुछ अगर शेयर कर पाए कि ये नहीं, शेयर ऐसे आइडिया शेयर नहीं करते हैं। टाइम आएगा तो दिखाएंगे अडानी सरकार कैसे बदली जाती। चुनावों से एक साल पहले राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कहते हैं कि अमेरिका को भारत में इंटरवेंशन करना चाहिए क्योंकि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem.
अब अगर अमेरिका को भारत में इंटरवेंशन के लिए बोला जा रहा है और अगर समझना है कि अमेरिका के इंटरवेंशन का क्या मतलब होता है, तो बांग्लादेश के हालातों के बाद आप समझ ही गए होंगे कि अमेरिका के हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है। अब जहां तक बात रही 2011 के सेंसस को पब्लिश करने की, जिसे पब्लिश करने के लिए राहुल गांधी बार बार मोदी गवर्नमेंट को कह रहे हैं, तो ये वाली फुटेज को देखिए। इस फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल को 2011 की सेंसस रिपोर्ट सौंपी जा रही है और 2011 से 2014 तक कांग्रेस की ही सरकार रही थी। अब जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक सवाल का जवाब आपको देना है, तो वो सवाल यही है कि इन्होंने खुद 2011 के सेंसस का वो डेटा पब्लिश क्यों नहीं किया, जिससे पब्लिश करने का डिमांड ये पीएम मोदी से कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर 70% भारतीय ओबीसी एससी एसटी हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में उनका रिप्रेजेंटेशन भी लगभग 70% होना चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 के अकॉर्डिंग हिंदुओं में 44% ओबीसी हैं, 23% एससी हैं और 10% एसटी हैं। इन लोगों में से 80% ओबीसी एससी एसटी हैं। सभी 60,000 भारतीय जो हाथ से मैला ढोने का काम करते हैं, ये दलित या आदिवासी हैं। सरकार में काम करने वाले 44,000 सफाई कर्मचारियों में से 75% इन्हीं समुदाय से हैं। तो सवाल ये भी आता है कि क्या इनका परसेंटेज घटा देना चाहिए? सो क्या अल्टीमेटली ये समझा जा सकता है कि ये सिर्फ सरकार तोड़ने की ही कोशिश नहीं है, बल्कि देश तोड़ने का भी है? क्योंकि बीजेपी सिर्फ हिंदू और मुसलमान कहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो उन हिंदुओं को भी अलग अलग जातियों में बांटकर दिखा रहे हैं। सो पूरा फिगर अब आपके सामने है। आपको क्या समझ आया, कमेंट जरूर करें। जय हिंद।